वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुतहर्रिक हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो भी मुसलसल सरगर्म अमल हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज अवामी नेशनल पार्टी के मरकज का दौरा भी किया। ऑपोजिशन जमातों ने जब से वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है, उसके बाद से ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने आपस में रवाबित और मुशावरत के सिलसिले को बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं और हुकूमती इत्तेहादियों से भी एलानिया और गैर एलानिया मुलाकातें भी करना शुरू कर दी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक हिकमत अमली पर मुत्तफिक हो चुकी हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवाऊं। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आपके जानिब आऊंगी। हर रोज एक मुलाकात, फिर मुलाकात और एक और मुलाकात, इन मुलाकातों के आखिर नताइज निकलेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुलाकातें न करें तो और क्या करें। एक चीज वाज़ेह है इन मुलाकातों से, जो उन्होंने कहा था कि अगर नंबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, नंबर पूरे नहीं हैं तो मुलाकातें ही करेंगे और क्या करें। और ये मुलाकातें होती रहेंगी, ये यहाँ पे इनका सिलसिला खत्म नहीं होगा। उससे एक एक्टिविटी भी नजर आती है, ये सारे मसरूफ भी नजर आते हैं, खुश भी नजर आते हैं, गपशप भी हो जाती है। अब पहली दफा मौलाना ने अपनी जेब से खाना भी खिलवाया है। तो ये चीजें जो है ये चलती रहेंगी। बाकी ये है कि नंबर चूंकि पूरे नहीं होते तो इसका कोई आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इसका मुस्तकबिल नजर नहीं आता। और मेरा अपना ख्याल है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये अपना और कौम का वक्त इसी तरह जाया करके गुजारेंगे, इसका हासिल वसूल कुछ नहीं। और इन एनी केस अब इतना वक्त गुजर चुका, बेपनाह नाकामियां इनके पल्ले पड़ी हुई हैं। बेहतरीन वक्त था कि जब महंगाई इतनी टॉप पे गई, उस वक्त ये कुछ करते, आवाम भी शायद समझते कि ये उनका साथ दे रहे हैं। तो अब तो वो स्टेज भी गुजर चुकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब कोई इनकी मुहिम का कोई फ्यूचर है। अलबत्ता मुलाकातें आप देखते रहेंगे, उससे कम से कम कुछ ना कुछ हलचल नजर आती है, सियासत आगे मूव करती हुई नजर आती है और ये इसी तरह रहेगी। सही, यानी आपके ख्याल में कि ये मुलाकातें जो है वो सिर्फ हलचल हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं? जी जी बिल्कुल। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में ये आसिफ जरदारी साहब आजकल किन फार्मूलाज पर हैं और ये फार्मूलाज क्या काम करेंगे? वेल, आसिफ जरदारी को तो मैं इस तरह देखती हूँ कि ही हैज़ नथिंग टू लूज़। उनके सिंध में गवर्नमेंट है और उनका पूरे पाए में भी हिस्सा है, और जो लोग पाए से बाहर हैं वो उनके साथ भी अच्छे तरीके से बैठ के मिलते हैं। और अफसोस, एज अ कॉमन पर्सन मुझे अफसोस होता है कि किसी वक्त में आपने किसी को बीवी के लिए कातिल लीग कहा था, किसी को आपने कुछ कहा था, लेकिन जब पावर गेम आई और आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप सबके साथ बैठ रहे हैं। तो जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू पावर तो कोई भी आपको काबिल कबूल हो सकता है, आप किसी के भी साथ बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये समझ में आती है, मैंने कल भी कहा था कि हमें मैनिफेस्टोज़ कहीं, आइडियोलॉजी कहीं नज़र नहीं आती इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की। एक वक्त था हमें पता था कि पीपल्स पार्टी स्टैंड्स फॉर रोटी कपड़ा एंड मकान। नून लीग में कुछ ना कुछ कह ही देती थी, चलें कि हमारा ये नारा है। फजलुर रहमान का वी ऑलरेडी न्यू कि ही इज़ नो वेयर फॉर द पब्लिक गुड। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी भी सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए पावर ब्रोकर, वो बन के रह गई है। नून लीग भी अपनी पावर स्ट्रगल में लगी हुई है, फजलुर रहमान भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग कंस्ट्रक्टिव गोइंग ऑन। दूसरा, समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, वो ये है कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस क्रिएट हुए हैं और इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के क्राइसिस क्रिएट हुए थे, उसमें एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत मिलती रही है नवाज़ शरीफ को, पीपल्स पार्टी को, टू पुट प्रेशर ऑन इमरान खान गवर्नमेंट, क्योंकि जो स्टांस इमरान खान गवर्नमेंट ले रही है वो यूएस को सूट नहीं करती। तो अगर एक्सटर्नल सपोर्ट के होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, 21-22 बंदे नाराज़ हैं खुद खान साहब के, वो भी नहीं आगे आ रहे इस्तीफ़ा देने के लिए, तो इट सिंपली मीन्स कि इनके हाथ में कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है।
तो इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसको देखें और एंजॉय करें। ठीक, आपके ख्याल में ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और जिसे हम सबको देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। अंबर, क्या ऑपोजिशन मुलाकातें तो हम देख रहे हैं हो रही हैं, क्या ऑपोजिशन इत्तेहादियों का इंतज़ार कर रही है या इत्तेहादी जब खुद अपना फैसला करेंगे तब ऑपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की जानिब जाएगी और तब तक जो है ये मेल मुलाकातों का सिलसिला हम देखते रहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये जो अभी बातचीत हो रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस के हवाले से बातचीत हो रही है और आगे कुछ नहीं होगा और महंगाई है और कुछ कर नहीं पाएंगी। जब अपोजिशन कुछ नहीं करती, कोई एहतजाज नहीं करती, बात नहीं करती कि महंगाई है और हुकूमत के ख़िलाफ़ मूव्स नहीं करती, तब कहते हैं कि ये किस किस्म की अपोजिशन है। जब वो कोशिश करती है और नाकाम होती है तब भी ये बात की जाती है कि ये अपोजिशन नाअहल है, और इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन की नाकामियाँ भी हैं, लेकिन ये हक है उनका, ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी मैं इस वक्त फ़िलहाल तो नहीं कह सकती, और ये ज़ाहिर है नंबर्स और फिर आगे की हिकमत अमली उसके हवाले से बातचीत है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कुछ आइनी मामलात भी शामिल हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इट्स अ बिग इफ ऑफ कोर्स कि वो कामयाब भी हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई एक कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। अगर कौन अगले वज़ीर आज़म इंटरिम होंगे, इंटरिम में क्या होगा, अदालत जाना होगा वगैरह वगैरह। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट नीड टू बी डिस्कस्ड बियॉन्ड द नंबर्स। हम क्योंकि ये आज मुलाकात हुई, ये मुलाकात हुई, हम ये डिस्कशन करते रहते हैं, तभी हर रोज़ आए रोज़ समझ नहीं आती कि इसको और आगे कैसे लिया जाए। ये जो सियासत होती है और इस किस्म की मुलाकातें होती हैं, ये इंच बाय इंच चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज जो है मामला सेटल हो जाएंगे और सब चीज़ें अया हो जाएंगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इत्तेहादी जो है वो इस वक्त दे हैवंट कमिटेड टू एनीथिंग। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी है, उनकी भी बातचीत चल रही है, उनके नंबर्स कितने होंगे, जो नाराज़ अरकान है, फिर उसका भी एक ज़ाहिर है आइनी और कानूनी मामलात सामने आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड, और हम फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं कि अचानक से ऐलान हो गया और कल हो जाएगा। सियासत ऐसी नहीं होती, सियासत एक लॉन्ग गेम भी होती है। जहाँ तक रही कि बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सियासत में सबसे बातचीत होनी चाहिए। चाहे आपको हम बार बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बातचीत नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट में वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी तो आगे आप इत्तेहाद नहीं कर सकेंगे। इसमें हमने देखा कि ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम में, और जब आपकी मखरूत हुकूमत हो तो आप उनके साथ भी आपको हाथ मिलाना पड़ता है जिसको आप चोर और डाकू भी कहते थे। सो मैं कहूँगी कि ये बात मैं दोहराऊंगी कि हमें आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक नहीं पता चलेगा कि कामयाब होगा या नहीं होगा, और फिर उसके आगे जो रेपरकशंस होंगे वो क्या होंगे। उसमें कुछ हो सकता है कि एक रेपुटेशनल डैमेज तो हो जाए ऑपोजिशन को, लेकिन क्या पता, क्या मालूम कि उनको सियासी या इंतखाबी फायदा हो जाए। सो देयर स्टिल अ लॉट ऑफ गेम टू गो, सो दिस इज द लॉन्ग, यानी आखिरी मिनट तक आपके ख्याल में कुछ पता नहीं चलेगा कि होना क्या है और हो क्या रहा है। मुजम्मिल और वर्दी साहब, ये जो मुलाकात आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर से हो रही है, मरियम नवाज साहिबा इस मुलाकात में क्या शिरकत कर रही हैं? और ये भी कहिएगा कि क्या मरियम और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं? मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के घर, आसिफ जरदारी और बिलावल आए थे, तब मरियम मौजूद थी और सेम उन्होंने कहा था वो सेम पेज पर हैं। और उसके बाद भी उन्होंने अदम एतमाद के हक़ में अपनी राय का इजहार कर दिया है कि अदम एतमाद का रिस्क फ़ौरन लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सवाल तो बिल्कुल ऑब्सोलीट ही हो गया कि वो एक पेज पर हैं या नहीं है, क्योंकि ये 2 दफ़ा साबित हो। लेकिन आज की मुलाकात में होंगी या नहीं ये तो वक्त बता देगा, लेकिन पिछली मुलाकात में वो मौजूद थी, इसलिए आइस मेल्ट हो चुकी है और अब ये इशू रहा नहीं है। लेकिन जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, देखें अभी तो अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हुई है। अभी तो अपोजिशन ने कहा है कि हम लाना चाहते हैं, तो हमने देखा है कि हुकूमत के तमाम वज़रा बात पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी अदम एतमाद पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं, और हुकूमत ने भी अपना सारा काम छोड़कर अदम एतमाद पर ही फोकस कर दिया है और वो अपोजिशन की पिच पर आ गए हैं। हालांकि हुकूमत का काम तो कुछ है, उन्हें चाहिए कि वो लोगों की खिदमत करें, लेकिन हमें भी लग रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर पर 3.5 साल में पहली दफ़ा बहादराबाद जा रहे हैं, फिर उन्होंने मोनसर चौधरियों को मनाया है। आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन से भी शेख रशीद ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप उनको भी मना लें। तो पैनिक तो दोनों साइड्स पर मौजूद है। इट्स अ फेयर कॉन्टेस्ट और मैं समझता हूँ अदम एतमाद जरूर आएगी, लेकिन चूंकि जीत की गारंटी तो एक ही सूरत में होती है जब अंपायर आपके साथ हो,
और अगर अंपायर ना साथ हो, न्यूट्रल हो, तो इट्स अ फेयर कॉन्टेस्ट। जीत भी सकती है ऑपोजिशन, हार भी सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक नफसियाती दबाव जो ऑपोजिशन हुकूमत पर डालना था, ये ऐलान करके कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं, वो नफसियाती दबाव आ गया है और हुकूमत उस नफसियाती दबाव में नजर आ रही है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में ये जो मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत इनका प्रेशर लेगी या ले रही है? शाइस्ता देखें, एक तो हर बात में अंपायर को बीच में ले आना, अंपायर को बीच में, भाई सारी काविशें छोड़े, फिर जाके अंपायर के पैर पकड़ लेंगे, यार न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। जब कुछ हो नहीं पाता तो बीच में अंपायर को लेके आ जाते हैं। बात यह है कि मैंने इतनी तगड़ी अपोजिशन, तगड़ी इस लिहाज से कि पहले पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में होती थी तो नून लीग बाहर होती थी, नून लीग हुकूमत में होती थी तो पीपल्स पार्टी बाहर होती थी। इस दफ़ा तो सारे अपोजिशन में, इससे बड़ी अपोजिशन मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। IGI आई थी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आई थी, या ARD थी जो ज़िया-उल-हक के खिलाफ, लेकिन इतनी बड़ी अपोजिशन आज तक नहीं आई। और अपोजिशन ने कह के, जिस तरह वो इस्तीफ़ों का कह के उन्होंने अपना मजाक भी उड़वाया और उस मामले में फंस गए, तो उसको पूरा नहीं कर सके। तो अभी भी आप देखें कि अपोजिशन के कैंपों में जो है वो ज़्यादा अफरा तफरी है, वो जरदारी से मिल रहे हैं, जरदारी उनसे मिल रहे हैं जाके, होना होना कुछ भी नहीं। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देख चुके हैं, जब मुश्किल में होते हैं ये ज़रूर एक साथ बैठ जाते हैं, जब पावर में आते हैं कोई कहता आसमानी ज़ईफ़ा नहीं है, कोई कहता मैं पेट फाड़ के सड़कों के ऊपर घसीटूंगा। हुकूमत के कैंप में तो मुझे कोई इतनी मुश्किलात नहीं नज़र आ रही। अपना सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि जी वो बहादराबाद भी जाएंगे, ये पता नहीं मास्को को शायद बहादराबाद समझ रहे हैं, वो कल मास्को में जा रहे हैं, उससे पहले वो चीन के दौरे पे गए। तो हुकूमत की जो सफ़े है उसमें तो मुझे इतना ये थी कि जब रूस के दौरे से वापस आएंगे तो फिर बहादुराबाद बाद में जाएंगे ना, अभी तो रूस जा रहे हैं ना, अभी तो हमें पहले ये कहना चाहिए कि ये अभी तो मास्को जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अपोजिशन का भी हक बनता है, जिस तरह अंबर ने कहा बिल्कुल सही, अपोजिशन का हक बनता है, इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी तो सियासत प्रमोट होगी, जमहूरियत परवान चढ़ेगी। और हुकूमत का भी हक बनता है, क्योंकि हुकूमत भी एक सियासी पार्टी है। अगर आप उनको बाउंसर मारेंगे तो वो या डक करेंगे या उसको हुक करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अपनी अपनी कोशिशें की जा रही है और करनी भी चाहिए। जबकि अपोजिशन की सफ़ों में जिस तरह बेचैनी है, तो लग रहा है कि वो कह के फंस गए जी कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं, उनसे लाया नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि जब एक सवाल हुआ है और उस सवाल के जवाब में अगर कोई ये कह रहा है कि जी इनसे कुछ हो नहीं रहा, तो दैट डजंट मीन कि कहीं से कोई जवाब ये आए कि जब वो कुछ करते हैं तो आप कहते हैं कुछ कर नहीं रहे, जब वो कुछ नहीं करते तो आप भाई जो सवाल हो रहा है और जो सिनेरियो है उसी पे जवाब देंगे ना, और किसी और चीज़ पे तो जवाब नहीं देंगे। तो आपने सवाल किया है कि ये एक्टिविटी हो रही है इस वक्त ऑपोजिशन की, उस पर आपकी क्या राय है, तो मैंने राय दे दी। उस पर यह कहना कि जब ऑपोजिशन कुछ नहीं कर रही थी तब आप लोग कह रहे थे कुछ करती नहीं थी। तो बात ये कि जो अभी भी कर रही है वो अपने लिए कर रही है, आवाम के लिए तो नहीं कर रही। और दूसरी चीज़ ये कि इतनी बड़ी ग्रैंड ज्यूरी बैठी हुई है, जो हम कहते हैं ना बहुत सारे चौधरी इकट्ठे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के, और उनसे रिपरकशंस नहीं सॉल्व हो रहे। उनके पास कानूनी कोई हदायत ही नहीं आ रही, उनके पास कोई टेक्निकल कंसल्टेशंस ही अवेलेबल नहीं है। अभी तक किसी पे श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कहाँ से लेके कि हमने कौन सी सिचुएशन हुई, सिचुएशन ए हुई तो बी क्या होगी, बी ना हो सकी तो सी क्या होगी। मतलब फेलियर है ना, आप माने कि वो जो करने की कोशिश करते हैं उसमें फेलियर है। तो बेसिकली जी आई वांट टू कंप्लीट फर्स्ट। जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक फेयर एनालिसिस ये है कि गवर्नमेंट जिस किस्म की गलत हरकतें कर रही है, जिस तरह ऑर्डिनेंस ला के गवर्नमेंट मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुप रही है, जिस तरह महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो जितनी नाअहल वो है, आप ये माने उतनी ही नाअहल ऑपोजिशन है। दैट इज इट। अंबर, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं कहना चाह रही थी कि देखिए सवाल क्या था कि इस वक्त ये मुलाकात है, आगे क्या होगा। और मेरा यकीन ये है कि ऑपोजिशन जो है वो मुलाकातें कर रही है। ये हम हर इवेंट पे उसका ब्रॉडर इम्पैक्ट हम किस तरह से गेज कर सकते हैं, जब तक जाहिर है फाइनल कोई इसमें जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी
तब तक हम बात नहीं कर सकते जब तक मुलाकातें हो रही हैं जिसमें नंबर्स भी हैं और इसमें कानूनी पहलू भी हैं। जुनैरा माने ना माने, लेकिन इसमें ग्रैंड लीगल माइंड्स एक दिन में तो ये तय नहीं हो जाते। बहुत सारी जैसे मैंने कहा कानूनी और आईनी इसके पहलू भी हैं जिन पर जाहिर डिस्कशन भी हो रही है। फिर जाहिर है पावर पॉलिटिक्स भी है और उसमें मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स एंड सर्वाइवल। मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ। दूसरा, मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी बातचीत हुई थी। देखिए, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को शायद ज़्यादा हम अहमियत दे जाते हैं अपनी डिस्कशन में, अपनी एनालिसिस में, क्योंकि हकीकत ये है कि इस वक्त अमेरिका यूक्रेन और इन मामलात में फंसा हुआ है, गिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान से उन्होंने हाथ छुड़ा दिए। जो बाइडन ने जिस तरह से अफ़गान लोगों के पैसों को जो 9/11 विक्टिम्स हैं उनको देने के लिए ऑर्डर भी दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दिया था और फिर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए दिया था। इससे ये जाहिर होता है कि the US and Joe Biden is concerned with other things. पाकिस्तान में जो internal politics है उस पर कितने असरात हो सकते हैं। I think the region is not that much of interest beyond security and strategic, some minor transactional strategic concerns. तो हम उसको शायद ज़्यादा अहमियत दे जाते हैं और and I think that is also a fair analysis. ठीक है नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। और जब यही सवाल हमने सोशल मुतारफीन के सामने रखा कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है, तो क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक हिकमत अमली पर मुत्तफिक हो चुकी हैं? तो 40% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ जो हिकमत अमली है उस पर मुत्तफिक हो गई हैं। लेकिन 60% लोगों का मानना यह है कि जी नहीं, अपोजिशन की जो जमातें हैं वो हुकूमत के खिलाफ एक हिकमत अमली पर मुत्तफिक नहीं हुई हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलमी सियासत में तकसीम पर वजीर आजम इमरान खान ने अपनी राय का इजहार किया है। रूसी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दुनिया ब्लॉक्स में तकसीम है, हम चाहते हैं कि तकसीम खत्म हो और पुरअमन तरीके से मसाइल का हल निकाला जाए। वजीर आजम ने कहा कि माजी में पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बना, जिसके बायस पाकिस्तान को इमदाद मिली और हम अपने इदारे मजबूत नहीं कर सके। इमरान खान ने कहा कि माजी में अमरीका का साथ देने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, लिहाजा अब हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। सवाल यह है कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान इस पॉलिसी के साथ क्या अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? जनरल साहब, मौजूदा दौर में जो सूरत हाल है यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के दरमियान, इस सूरत हाल में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस का दौरा करना चाहिए था और फिर रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एक ऐसा बयान कि अमेरिका का साथ देने पर बहुत नुकसान हुआ, क्या ये ठीक था? देखिए, ये बयान दुरुस्त है, इसमें सच्चाई है और हकीकत है। इससे मेरा ख्याल है कि इसको हमेशा वाज़े तौर पे सामने रखना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा अमेरिका ताना देता रहा कि जनाब आपको इतने पैसे दिए और फिर भी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया और डू मोर। तो मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बजाय लगी लिपटी रखें, आप खुल के सीधी बात करें कि हमारे साथ क्या हुआ है। रही बात ये कि दौरा करना चाहिए था या नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम उस झगड़े का हिस्सा नहीं है, ना हमने पहले कोई उससे दिलचस्पी ऐसी जाहिर की जिसपे कि हमें कोई डिफेंसिव पोजीशन लेनी हो, या ये कि अब जाके वहां पे कोई स्टेटमेंट दें कि हम यूक्रेन के बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर इस इशू के ऊपर कोई बातचीत करेंगे। जो हमारे ताल्लुकात हैं यहाँ पे वो हमारे लिए बहुत अहम है। उसमें अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, जिसके लिए रशिया की मदद चाहिए, चाइना की मदद चाहिए। उसके अलावा हमें अपने सीपैक को फाल करने के लिए जब हम सेंट्रल एशिया तक लिंकेज चाहते हैं तो हमें रूस का तावन चाहिए। फिर ये है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। एक पाइपलाइन का जो हम अक्सर बात करते हैं कि वो पाइपलाइन यहाँ से रशिया उसको बना के दे, हमारी नॉर्थ साउथ पाइपलाइन, तो उसके ऊपर अगर एग्रीमेंट साइन होता है जिसके ऊपर तकरीबन हमारा बातचीत तय है। और उसके अलावा और कई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। रूस एक एडवांस्ड कंट्री है जिसकी डेफिनेटली उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह में एक्सेस बेहतर है, तो हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। रही बात ये कि अमेरिका अगर नाराज होता है, तो जब अमेरिका हमने नाराज नहीं किया तब भी हम FATF में फंसे पड़े हैं, IMF में उन्होंने फंसाया हुआ है, तो अमेरिका कोई हमारे साथ फेवर तो कर नहीं रहा।
डिफेंस का जहां तक हमारा ताल्लुक था, एक वक्त था, कॉपरेशन थी, वो हमारी सारी अब चाइना की तरफ मूव कर गई, इनके साथ हमारी रही नहीं। तो बात यह है कि अमेरिका अगर भारत के साथ ताल्लुकात डेवलप कर सकता है और उसको उसमें कोई खराबी नजर नहीं आती, तो पाकिस्तान को दुनिया में बाकी तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, किसी के साथ अलाइन नहीं है, लेकिन हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और अमेरिका के साथ तो हमने बहुत दफा कहा कि हम हर फील्ड में तावन आपके साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारी ये डिफेंस के अलावा जो बाकी भी शोबे हैं उनमें आपके साथ तावन हो, एक पार्टनरशिप हो, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और सीपैक में भी हमने इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कहा है कि आप बिल्कुल इसका हिस्सा बने। यहां तक कि उनके एम्बेसडर को जाके गवादर पोर्ट का दौरा भी करवाया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो डीलिंग्स हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही अमेरिका के सामने हमें कोई जी हजूरी करने की जरूरत है। जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या बिना लगी लिपटी पाकिस्तान को अपनी बात करनी चाहिए या फिर मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए? और क्या पाकिस्तान अमेरिका की नाराजगी जो है वो अफोर्ड कर सकता है इस सिचुएशन में? देखिए, अभी पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी कि अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है और इस वक्त जो ग्लोबल सिनारियो है उसकी कोई इतनी ख़ास रिपरकशंस नहीं है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप इन डेप्थ देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट्स हिट हुई हुई हैं, ऑयल प्राइसेस हिट हुई हुई हैं, फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू मिडल ईस्ट। मतलब आप कहाँ कहाँ देखें उसका इम्पैक्ट जा रहा है। सबकी कोशिश है कि ये डी एस्केलेशन हो जाए और वॉर तक मसला ना जाए, बिकॉज इसमें द होल वर्ल्ड हैज़ टू लूज़ इन सो मैनी वेज़, क्योंकि जो रिसोर्सेज की डिवीज़न है उसमें रशिया आने वाले टाइम्स में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अगर ऐसे टाइम पे हमने कोई वी हैव पुट आवर फुट डाउन फाइनली और हमने कोई बात खुल के कह दी है जो कि गलत भी नहीं है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। थ्रू आउट द 20 years ऑफ वॉर ऑन टेरर हमने उनका साथ दे के, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके, उनके साथ टैक्टिकल ऑपरेशंस करके, सब कुछ करके देखा है कि हम FATF में बैठे हुए हैं एंड वी आर स्टिल नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ US। ऑन दी अदर हैंड इंडिया उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका के साथ यूक्रेन क्राइसिस में नहीं खड़ा हो रहा इंडिया, बिकॉज वो भी न्यूट्रल अपने ताल्लुकात चाहता है रशिया के साथ। उन्होंने आगे आगे उनसे एमुनेशन भी खरीदना है। तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी कंट्री को टू स्टे विद यू। हाँ, अनलेस कि हमें कुछ बहुत मिल रहा होता है ऐसा जिससे इस वक्त की हमारी मैस पॉपुलेशन को हम पॉवर्टी से निकाल सकते, या पता नहीं कोई बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट CPEC के ऑल्टरनेटिव्स हमें ऑफर हो रहे होते, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफर हो रही होती, उसको डिक्लाइन करके हम उधर चले जाते तो शायद मैं कहती गलती है। लेकिन आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। और यूक्रेन ने पाकिस्तान से हेल्प की भी अपील की है क्योंकि वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, तो दैट सेज अ लॉट कि पाकिस्तान इस वक्त जक्सटापोजिशन में कहाँ पे मौजूद है, जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड बी प्राउड कि अगर इतनी खुल के बात वो कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सही। अंबर, जो एक रिफ्ट नज़र आती है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, पाकिस्तान की अमेरिका से नाराज़गी या अमेरिका की पाकिस्तान से नाराज़गी कह लें, आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान और अमेरिका की नाराज़गी की जो बुनियादी वजह है, कुछ जनरल साहब ने भी बात की, कुछ इमरान खान साहब ने भी बात की, और मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी अफ़गानिस्तान और उसमें जिस तरह से ये प्ले आउट हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान को चाहता था कि पाकिस्तान ज़्यादा करे, अपनी लेवरेज अफ़गान तालिबान के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करे। एक वजह जो नाराज़गी का वो ये है, अमेरिका की अपनी जो नाकामी रही अफ़गानिस्तान में, जिस तरह से उन्हें पुल आउट किया, विड्रॉल हुआ गुज़िश्ता साल, उनको ज़ाहिर है दे आर आल्सो लुकिंग फॉर समबडी टू ब्लेम, जिसमें अब पाकिस्तान का नाम भी आता है। और पाकिस्तान की तरफ से मैं कहूँगी कि जिस तरह से हमारे ताल्लुकात रहे अफ़गान तालिबान के साथ, अफ़गानी नेटवर्क के साथ, उसको भी हमने शायद प्ले अप भी किया। वी यूज़ दिस leverage as well, and then we were not able to and realistically speaking, जिसमें जैसे वज़ीर दाखिला है शेख रशीद साहब, उनका भी ये मानना है कि हमारे ताल्लुकात हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ यहाँ जो अफ़गान तालिबान के कुछ ऐसे अरकान थे वो रहाइश पजीर थे, but the leverage
was not enough। अफगानिस्तान और अफगान तालिबान और अफगान लोग जो हैं वो ज़ाहिर है अपने जो मफादात है वही देखेंगे, पाकिस्तान जो चाहेगा वो तो नहीं करेंगे। तो एक वजह तो ये बनती है। मैं ये कहूँगी कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा है, ज़ाहिर है ये जो दौरे होते हैं ये काफ़ी देर की इनकी मंसूबाबंदी होती है। तो अगर ये हम कहें कि ये टाइमिंग शायद गलत हो, लेकिन दौरा पहले से इसका तैयार हो चुका था, मंसूबाबंदी हो चुकी थी, आप कैंसिल तो नहीं कर सकते। मगर अगर आप ये कहें कि हम और मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि एक होता है आपका कुछ कहना, मौक़िफ़ होता है, दूसरा आपके ऑप्टिक्स क्या है। इसके ऑप्टिक्स जो जाते हैं वो ये है कि हम वाकई एक ब्लॉक में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहूँगी कि हम रूस से क्या तवक्को रखते हैं, क्या हासिल होगा। अफ़गानिस्तान जैसे जनरल साहब ने कहा, ज़ाहिर है इट्स अ बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कनेक्टिविटी है। रूस को ख़तरा जो है वो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हमले, वाक़यात और ग्रुप्स का फैलना है, जो फ़रोग़ है उसके हवाले से है। पाकिस्तान जितनी भी, जैसे अमेरिका के साथ जो लेवरेज हमने जो अपनी बेची थी अफ़गान तालिबान के साथ, वो ज़ाहिर है रूस को के साथ भी यही बातचीत होगी। दूसरा मैं कहूँगी कि रूस मुआशी तौर पर उतना मजबूत नहीं है जितना चीन है। अगर हम चीन से सरमायाकारी और दोस्ती, और जो पुरानी दोस्ती है जो 70 साल से ज़्यादा है और बहुत सपोर्ट भी किया है चीन ने, हम रूस से क्या इतनी तवक्को रख सकते हैं? क्योंकि हमें ये भी रियलिस्टिकली देखना है कि भारत भी एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट करता रहा है आर्म सप्लाई की, और हमें ये भी देखना है कि अगर हम एनर्जी के मंसूबा कुछ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं रूस के हवाले से, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हमने ईरान के साथ भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मगरिब ने पाबंदियां आयद की थी, वो पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं, जो भी पाबंदियां आयद करेंगे, क्या हमें उस रूस से एनर्जी इन्वेस्टमेंट का नुकसान तो नहीं होगा। सो वी हैव टू प्ले इट वेरी केयरफुली, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा मगरिब की तरफ है, और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनकी हम सपोर्ट हम लेते हैं मुआशी तौर पर, ठीक है, आपका पॉइंट वो भी मगरिब के साथ है। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, शायद 23 बरस बाद पाकिस्तान के कोई वज़ीर आज़म जो है वो रशिया का दौरा करेंगे। ये जो दौरा रूस है, अमेरिका के लिए इसमें क्या पैगाम है? देखिए, बात इमरान खान साहब ने सही की है कि हमें इस वक्त किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। एक तो ग्लोबल विलेज होता चला जा रहा है, तो हमें रिलेशनिंग सबके साथ रखनी चाहिए, स्पेशली अपने नेबर्स के साथ। तो रशिया तो हमारा नेबर है ना, अमेरिका की तो फ्लाइट लेने के लिए आपको 18 से 20 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोविड आया है इस दुनिया में, और इसने इस वक्त मुआशी हालात पूरी दुनिया के बिगाड़ के रख दिए, तो इस वक्त हमें किसी कोल्ड वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें मुआशी ताल्लुकात आपस में करने चाहिए ताकि कंट्रीज़ दोबारा से ग्रो अप करें और बेरोज़गारी ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह कि अमेरिका तो हमारा दोस्त तो ज़रूर कहलाता है, लेकिन मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ छोड़ जाता है। हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें F-16 जहाज़ ही नहीं दिए। तो बात यह कि उस वक्त क्या नाराज़गी थी। हमने पूरा आपका साथ दिया इस दहशतगर्दी की जंग में। 80,000 से ज़्यादा जानें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस ने दी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी एंड में जब आपकी नाकामी, 20 साल आप कुछ नहीं कर सके, आपने भारत को वहाँ पे इन्वॉल्व किया, आपने पता नहीं किसको इन्वॉल्व किया। अफगानिस्तान में आपका टोटल कंट्रोल था वहाँ पे। जब आप छोड़ के चले गए तो सारा इल्ज़ाम आपने पाकिस्तान के ऊपर दे दिया। तो पाकिस्तान ने अपने डायनेमिक्स देखने कि जिस तरह चाइना के साथ उसका मुआशी मामलात चल रहे हैं, हमारा CPEC चल रहा है, उससे पाकिस्तान में एक ग्रोथ आएगी, एक जो है जॉब्स क्रिएट होंगी, एक मुआशी हालात बदलेंगे। इसी तरह रशिया बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नेबर है। हमें 23 साल बाद नहीं, हमें तो 23 दिन बाद उसके पास जाना चाहिए। ये तो बहुत टाइम गुजर गया और दिस इज़ द राइट टाइम। और अंबर ने बिल्कुल सही कहा कि इस किस्म के जो दौरे होते हैं वो तो 6-6 महीने, साल पहले तय हो जाते हैं। तो टाइमिंग का तो हम इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन चलो अच्छा है कि इस टाइमिंग पे वो जा रहे हैं। तो इस मामले के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी माली मामला चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक वहाँ पे है, IMF वहाँ पे है, बाकी मफादात भी है, तो मोहतात रहने की जरूरत है। जी ठीक है। मुजम्मिल सौहरवर्दी साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि वो सिलेक्ट करे वेदर रशिया या अमेरिका? नहीं, ऑप्शन तो हर मुल्क के पास है, लेकिन हर मुल्क ने अपने मफादात को और अपने स्टेक्स को देखकर फैसला करना है।
ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये कोई बहुत ज़्यादा यू टर्न लेने की इसमें इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। कोई आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो आप यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू टर्न लेना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम इस मौके पर रूस जा रहे हैं, दौरा बेशक पहले से तय था, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम है। और क्या हम वेस्ट को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमको अमेरिका से बहुत गिले हैं, लेकिन हमारी कितने स्टेक्स इस वक्त अमेरिका के साथ हैं? हम IMF, वर्ल्ड बैंक में किस तरह फंसे हुए हैं? हम FATF में कहाँ खड़े हैं? हमारा GSP प्लस का इशू है, हमारी एक्सपोर्ट सारी वेस्ट के साथ हैं। मौके पर हम कही जाएं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर दुनिया रूस पर सैंक्शन लगाने जा रही है, अगर उस साइड पर सैंक्शन हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? मेरे ख्याल में बहुत इसको वेस्ट में लिया जाएगा इस वक्त, और इसकी रिपरकशंस भी होंगी। और बहरहाल अगर ये टाइमिंग ऐसी है कि इसका सिग्नल बहुत गलत जाएगा। बाकी हमने 3.5 साल CPEC को स्लो किया है। ये हुकूमत तो आई CPEC को स्लो करने के लिए थी, और अब तो खुद भी मानते हैं कि मैं CPEC पर तवज्जो नहीं दे सका, और 3.5 साल हमने CPEC पर कोई काम नहीं किया। चाइनीज हमसे इस हुकूमत से कितने खुश हैं ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CPEC को जितना स्लो इस गवर्नमेंट ने किया है, और एक राय ये भी थी कि हम दोबारा अमेरिकन और वेस्ट के आशीर्वाद से आई थी ये गवर्नमेंट, जिस तरह ट्रम्प ने गले लगाया था और था कि हम कश्मीर फतह करके आए हैं जब वाशिंगटन से आए थे। तो अगर आज वो सारी उम्मीदें टूट गई हैं और हम यू टर्न लेने जा रहे हैं, तो वो एक और बात है। चलिए, जुनैरा और नसीम सिद्दीकी साहब, आप कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं आपकी जानिब। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, नेक्स्ट 5 इयर्स में पाकिस्तान को जो 2 चैलेंजेस बहुत सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, उसमें एक वाटर स्कैरसिटी है, सख्त पानी की किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं हम, दूसरा एनर्जी क्राइसिस है। IMF में हम फंसे हुए हैं और कोई बहुत अच्छी नेगोशिएशंस नहीं की हैं इस गवर्नमेंट ने उनके साथ। FATF में हम फंसे हुए हैं, एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स, वहाँ की पॉलिटिक्स, FATF के अंदर की पॉलिटिक्स हमें ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देंगी। नाउ वी हैव 2 चॉइसेस। एक तो ये कि जहाँ पे हमें $2 बिलियन की गैस का एक्सचेंज का पैकेज मिल रहा है और हमारे कुछ मज़ीद भी उनके साथ MOUs हो सकते हैं, हम वहाँ जाने के इदारे को भी ऑप्टिक्स के नाम पे कैंसिल कर दें, तो वो क्या मैसेज देगा आपके रीजनल एलाई को? दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जाएं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परसू करने के लिए ज़रूर जाएं। बाकी दुनिया भी ऐसे ही चलती है। आज ही जो ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर है उसमें ये डिबेट हो रही थी कि टॉरी पार्टी तो फंड लेती है अपने मनी लॉन्ड्रर्स से जो रशियंस हैं, वो कैसे सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ रशिया। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है। हम लोग बैठ के एक सिंगल स्टेप जो हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट में ले रहे होते हैं उसके ऊपर तनकीद करने बैठ जाते हैं। सो इकोनॉमिकली, इन ऑर्डर टू मेक पाकिस्तान एनर्जी वाइज वायबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रशिया से गैस खरीदें। इवन जर्मनी इज़ डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर द गैस। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आप शायद ये देखें कि जब बात होती है ना CPEC की, तो मुझे समझ नहीं आती। CPEC तो भारत की आंखों में खटकता है, अमेरिका की आंखों में खटकता है, फिर लोग बिना सोचे समझे जो है ना CPEC के बारे में बयान दे देते हैं कि स्लो हो गया। भाई आपने जाके देखा कितना स्लो हो गया? मैं अभी रिसेंटली सुकी किनारी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो कागान और नारान में बन रहा है, मैं उसका विजिट करके आया हूँ। इतनी तेज़ी के साथ वहाँ पे काम हो रहा है। चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ बात हुई, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ बात हुई। इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और वो कंप्लीट अपना जो कंप्लीशन के मराहिल में तय हो गया, और इस साल के एंड तक जो है वो पावर जनरेशन वहाँ से 84 मेगावाट शुरू कर देगा। तो हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे देनी चाहिए कि CPEC रुक गया है, CPEC स्लो डाउन हो गया। CPEC पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। हमें अपनी हुकूमत, अपनी फौज और हमें CPEC का जो है वो साथ देना चाहिए। ठीक है, अंबर मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। जी मुजम्मिल साहब। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं पिछले 3 साल CPEC पर तवज्जो नहीं और वो स्पीड पर नहीं चल सका। मैं तो नहीं कह रहा, आप वजीर आजम से कहें वो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दिया करें। उन्होंने चीन से आकर ये बयान दिया, और बाकी हमने 2.5 साल इस CPEC पर एक अमेरिका में पिज्जा बेचने वाले को लगाए रखा। उसने क्या CPEC चलाना था?
उसके तो सारे इंटरेस्ट अमेरिका के साथ थे। और भाई आप विजिट करें ना, जाके देखें सीपैक पे हो क्या रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर भाई वजीर आजम का बयान सुने, वजीर आजम का बयान सुने। आप तजिया कर रहे हैं, आपने तजिया करना है, थोड़ा सा पढ़ लिया करें, थोड़ा विजिट कर लिया करें। इमरान खान के पीछे आप कब से चलने चले? आपको इमरान खान के बयान से वो वजीर आजम यार छोड़ा करें, इमरान खान को सुना करें ना। इमरान खान क्या कहते हैं? अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी तहकीक के ऊपर इमरान खान के करना चाहिए ना। वजीर आजम को कह रहे हैं वो सुने, वो ना सुने ना। आप कौन सी बात इमरान खान की मानते हैं? आपने ये बात तो मान ली आपने। आप जाके देखें, आप आए इस्लामाबाद, आपको कागान लेके चलो। मुज़म्मिल साहब, वर्दी साहब, आप दोनों का कमेंट आ गया। अंबर आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं समझती हूँ कि कोई नहीं कह रहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कैंसिल करना चाहिए। बात ये हो रही थी कि टाइमिंग ख़राब है। और टाइमिंग क्यों ख़राब है? क्योंकि हम समझते हैं और तमाम जो ख़ारजा पॉलिसी को गौर से देखते हैं, समझ आती है कि एक हकीकत पर मबनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हम अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। और रूस के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के, ये इसीलिए मैंने ये भी वाज़ेह कहा था कि ये दौरा पहले से मनसूबाबंदी हुई थी। नहीं, मैं आखिर में कहना चाहूँगी मैं आखिर में कहना चाहूँगी कि जर्मनी ने भी अपना जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो मुअत्तल कर दिया है रूस के साथ। पाबंदियां आयद हो सकती है, हमें मोहतात रहना चाहिए। मेरी बस इतनी गुजारिश है। जनरल साहब देखिए, पाकिस्तान ने जो बहुत अच्छे जेस्चर्स दिए हैं, हमें उसको समझना चाहिए। हमने यूक्रेन के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रखे हुए हैं, और ये बावजूद इसके कि रशिया, अभी प्राइम मिनिस्टर रशिया गए हैं। 15 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक डिटेल्ड दौरा करके हैं यूक्रेन का, और यूक्रेन के साथ आपकी मिलिट्री कोऑपरेशन भी मौजूद है। जब रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के साथ ताल्लुकात बनाते हुए, तो हमें किसी के साथ क्यों प्रॉब्लम हो? हमें सबके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप जान सकते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि बहुत बड़ा कोई मसला नजर आए। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है दुरुस्त है। ठीक है, आपके ख्याल में जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।